गुड मॉर्निंग एवरीवन। और कैसे हैं आप सब? बढ़िया। ये बहुत अच्छी बात है। और पेपर कैसा हुआ? अच्छा था। चलिए। चलिए आज हम डिस्कस करेंगे ऑल इंडिया मेंस सिमुलेटेड टेस्ट 2 में इंडियन सोसाइटी जीएस पेपर 1 पर। ठीक है, तो समय न गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या था। ठीक है, आपसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया था? भारत में जाति समूहों, क्या था? भारत में जाति समूहों को अनुसूचित जातियां क्यों कहा जाता है? ठीक, उनके उत्थान के लिए भारतीय संविधान में निहित प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये हमारा पहला प्रश्न था। ठीक, इसकी शुरुआत आपको कैसे करें, जैसे मैंने इससे पहली क्लास में आपसे चर्चा की थी कि सबसे पहले आप उत्तर लेखन कैसे करेंगे, स्टार्ट कैसे करेंगे अपना उत्तर। ठीक, सबसे पहले तो आप उस प्रश्न से ही अपना उत्तर स्टार्ट करना शुरू करें। वो कैसे, कुछ उसमें कीवर्ड दिए होते हैं। ठीक, उसके माध्यम से आप अपना उत्तर स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें कीवर्ड ढूंढना स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो पहला कीवर्ड हमें यही मिल रहा है। किसकी बात कर रहा है? अनुसूचित जातियों की बात कर रहा है। ठीक है, अनुसूचित जातियों की बात कर रहा है ये। ठीक, पहला कीवर्ड हमें ये मिल गया। इसमें पूछा है कि अनुसूचित जातियां क्यों कहा जाता है। ठीक, और इस प्रश्न के दूसरे भाग में आपसे क्या जानना चाह रहे हैं? उनके उत्थान हेतु भारतीय संविधान में निहित प्रमुख प्रावधान, प्रमुख प्रावधान, प्रमुख प्रावधान। ठीक, प्रमुख प्रावधान कहां से? भारतीय संविधान से। ठीक, भारतीय संविधान से ये प्रमुख प्रावधान किसके लिए लिए गए हैं? अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए, उत्थान हेतु। ठीक, तो ये हमें कुछ कीवर्ड्स मिल गए हैं। ठीक, जिसके माध्यम से हम अपना उत्तर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या था? अनुसूचित जातियों की परिभाषा बता देनी है आपको। अनुसूचित जातियां, ठीक, अनुसूचित जातियों का जब जब जिक्र होता होगा आपके दिमाग में या कहीं भी, तो उसमें सबसे पहले इनका नाम आप जरूर सुनते होंगे या इनका नाम आता ही है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, इनका नाम अवश्य आएगा। ठीक, तो सबसे पहले पहले क्या करना है आपको? इनकी परिभाषा बता देनी है। ठीक, सबसे पहले अनुसूचित जातियों का जिक्र हुआ कहाँ? ठीक है, ये शब्द लिया कहाँ से गया? ठीक, इनका उद्भव कैसे हुआ? ठीक है, तो इसके लिए क्या है हमारे पास? भारतीय संविधान का भारतीय सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक, सबसे पहले अनुसूचित जातियों का जिक्र या उल्लेख कहाँ मिलता है हमें? भारतीय सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ठीक है, इसमें अनुसूचित जातियों का उल्लेख किया गया। ठीक, और इसमें कौन से शामिल थे, कौन से लोग, किसे अनुसूचित जातियां कहा गया?
जो सामाजिक रूप से बहिष्कृत थे। बहिष्कृत थे। और दूसरे कौन? जिन्हें अस्पृश्य माना जाता था। ठीक है, ऐसे लोगों की सूची तैयार करके उसे अनुसूचित जातियों का दर्जा दिया गया, घोषित किया गया। ठीक है, ये परिभाषा होगी। इसके बाद आई कुछ संविधान में प्रावधान दिए गए हैं इसके लिए, अनुसूचित जातियों हेतु प्रावधान। अपने प्रश्न के दूसरे भाग में आ जाते हैं। दूसरा भाग क्या था? अनुसूचित जातियों के उत्थान हेतु प्रमुख प्रावधान। उत्थान हेतु प्रमुख प्रावधान, प्रमुख संवैधानिक प्रावधान। संवैधानिक प्रावधान। ठीक, ये प्रावधान कौन कौन से थे? सबसे पहले अनुच्छेद 14 के अंतर्गत, अनुच्छेद 14 ये क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता का अधिकार। समक्ष समानता का अधिकार। ठीक, दूसरा प्रावधान क्या था? अनुच्छेद 15। इसके अंतर्गत क्या है कि आप जाति, धर्म, लिंग, जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक, अनुसूचित जाति के संदर्भ में क्या लागू होगा? मतलब आप जाति के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रावधान क्या है? अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत क्या किया गया? अस्पृश्यता का अंत किया गया, अस्पृश्यता उन्मूलन। अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया। ठीक, इसके अतिरिक्त और कौन से प्रावधान थे? सामाजिक न्याय की स्थापना है, तो वंचितों को, अनुसूचित जातियों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए क्या किया गया? सामाजिक न्याय की स्थापना है तो क्या किया गया? अनुच्छेद 46। इसके अंतर्गत सरकार क्या करेगी? इनके लिए सरकारी योजनाएं लाएगी। सरकारी योजनाएं लाएगी। ठीक है, इसी में एक और, हाँ, इसमें एक चीज आप और जोड़ सकते हैं इसके अतिरिक्त।
अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की बात की गई है। किसकी? आरक्षण की। ठीक। एक अन्य प्रावधान है, क्या है? अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत। इसके अंतर्गत क्या किया गया है? सरकारी नौकरियों में आरक्षण, सरकारी रोजगार में आरक्षण। ठीक। सरकारी रोजगार में आरक्षण। ठीक। ये तो कुछ आपके संवैधानिक प्रावधान हो गए। एक तो है विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत आप उनके साथ जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। वही अनुच्छेद 15(4) क्या जिक्र, क्या इसके तहत आप क्या मतलब क्या प्रावधान दिया गया है? शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण। ठीक। वही अनुच्छेद 16(4) के तहत सरकारी रोजगार में आरक्षण की बात करता है। ठीक। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया या अंत किया गया। ठीक। कि आप किसी के साथ आप अस्पृश्यता जैसी बात नहीं कर सकते हैं या उसके आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक। एक और है सामाजिक न्याय की स्थापना है, तो क्या किया गया है? अनुच्छेद 46 के अंतर्गत सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन। ठीक। कि सरकार सरकारी योजनाएं बनाएगी, ठीक है, और उसका क्रियान्वयन करेगी। किसके लिए? अनुसूचित जातियों, वंचितों और कमजोर वर्ग के कल्याण के लिए। ठीक है। उसके बाद आपने शैक्षणिक स्तर पर देख लिया वंचितों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए क्या प्रावधान किए गए। ठीक। और आपने आर्थिक रूप से देख लिया कि उनके लिए क्या किया गया। ठीक। अब आइए हम राजनीतिक रूप से देखते हैं, राजनीतिक प्रतिनिधित्व देखते हैं। ठीक। कि अनुसूचित जातियों को क्या क्या राजनीतिक अधिकार प्राप्त है, इसके लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए या क्या संविधान में प्रावधान है। ठीक। इसके लिए अनुच्छेद 330, इसके तहत क्या किया गया है? अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में, कहा? लोकसभा में, लोकसभा में SC ST के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। सीटें आरक्षित की गई। ठीक है। किसके तहत? अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों हेतु सीटें आरक्षित की गई हैं। वहीं अनुच्छेद 332 के तहत क्या किया गया है? विधानसभा में, विधानसभा में सीटें आरक्षित की गई हैं ताकि सरकार में भी अनुसूचित जातियों की महत्वपूर्ण भागीदारी हो सके। ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्या थे? संवैधानिक प्रावधान थे। तो इनको एक बार विस्तार पूर्वक देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले क्या किया हमने? अनुसूचित जातियों की परिभाषा बता दी। ठीक। अनुसूचित जातियां क्यों कहा जाता है? इसके लिए क्या? अनुसूचित जातियां शब्द भारत सरकार अधिनियम 1935 जिसका हमने जिक्र किया है कि से आया है, जिसमें अनुसूची की शुरुआत की गई, जिसमें अत्यधिक सामाजिक बहिष्कार और अस्पृश्यता का सामना करने वाले जाति समूहों को सूचीबद्ध किया गया। ठीक। ऐतिहासिक रूप से गंभीर भेदभाव के शिकार रहे इन समूहों की पहचान लक्षित कल्याणकारी उपायों के लिए की गई थी
1950 में, जिसका जिक्र हमने किया है, 1950 में भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 341, ठीक है, अनुच्छेद 341 के तहत इस शब्दावली को अपनाया, जिससे राष्ट्रपति को जातियों को अनुसूचित जाति के रूप में निर्दिष्ट करने का अधिकार मिला। ठीक है, देखिए फिर उत्थान के लिए प्रमुख संवैधानिक प्रावधान क्या थे? विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 15 के तहत क्या है? गैर भेदभाव, मतलब जाति धर्म लिंग के आधार पर आप उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद क्या है? शिक्षा एवं रोजगार में आरक्षण, इसका भी जिक्र किया हमने, अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत। अनुच्छेद 15(4) के तहत क्या किया गया है? शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की बात की गई है। वहीं अनुच्छेद 16(4) के तहत क्या किया गया? सरकारी रोजगार में आरक्षण की बात की गई है, ठीक। जिससे सामाजिक आर्थिक अंतर बने रहने के बावजूद अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने में आरक्षण महत्वपूर्ण रहा, ठीक है। इसका भी जिक्र किया हमने, अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता उन्मूलन किया गया। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास पर प्रतिबंध लगाता है, जिससे यह नागरिक अधिकार संरक्षण, ठीक है, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत यह दंडनीय बन जाता है, ठीक। यदि आप किसी को अस्पृश्यता के आधार पर किसी से भेदभाव करेंगे तो यह दंडनीय अपराध माना जाएगा। किसके तहत? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत, ठीक। विकास के लिए विशेष प्रावधान क्या किया गया? अनुच्छेद 46 के अंतर्गत क्या किया गया? राज्य को अनुसूचित जातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने और उन्हें सामाजिक अन्याय से बचाने के लिए, ठीक, सामाजिक न्याय की स्थापना, ये तो सामाजिक न्याय की स्थापना है, ठीक, या सामाजिक अन्याय से बचाने का निर्देश देता है, ठीक है। अब राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, ठीक। अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में एवं अनुच्छेद 332 के तहत राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं, ठीक है, जिससे राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित होती है, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे आप? एक छोटा सा निष्कर्ष लिख के अपना उत्तर समाप्त कर देंगे, ठीक। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया आपसे? डिजिटल नोमैड क्या है, ठीक है, डिजिटल नोमैड क्या है? यह चलन विशेषकर महामारी काल पश्चात के समाजों में कार्य स्वरूप या कार्य संस्कृति में आए बड़े बदलाव से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। यदि आपने PYQs देखा होगा तो लगभग इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न पूछा गया था, 2022 में पूछा गया था, ठीक। वो कुछ वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड वो क्वेश्चन था, एग्जैक्ट तो नहीं याद पा रहा मुझे, ठीक, लेकिन ऐसा कुछ पूछा गया था, इससे मिलता जुलता है। तो एक बार आप PYQ में देख लीजिएगा वो प्रश्न क्या था, 2022 में पूछा गया था वो, ठीक है। तो इसकी शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले क्या आपको बताना है? डिजिटल नोमैड क्या है? कीवर्ड ये मिल गया आपको, डिजिटल नोमैड, ठीक। डिजिटल नोमैड क्या होता है? ये ऐसे लोग हैं, ये कौन लोग हैं? जो अपनी यात्रा के दौरान या बिना ऑफिस गए भी तकनीकी का सहारा लेते हुए तकनीकी के माध्यम से कार्य करते हैं, ठीक है। कौन? तकनीकी के आधार पर या तकनीकी के माध्यम से कार्य करते हैं, ठीक। जैसे आप लोगों ने भी ये देखा होगा कई बार, ठीक, कि आपके बाजू वाला ही सीट में बैठा हुआ और लैपटॉप में कुछ काम कर रहा होता है, ठीक। आप ट्रेन में या प्लेन में ये सब देखते रहते होंगे, ठीक। तो उसी जैसा ये कोई व्यक्ति है डिजिटल नोमैड, जो क्या करता है? अपनी यात्रा के दौरान या कहीं से भी, मतलब बिना ऑफिस गए भी घर पर बैठकर या कहीं भी बैठकर
अपने ऑफिस का काम करता है तकनीकी माध्यम से, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, महामारी काल के पश्चात समाज में जो वर्क कल्चर में चेंजेस हुआ है, जो वर्क कल्चर में कार्य संस्कृति में परिवर्तन हुआ है, उसका जिक्र करेंगे हम, ठीक। ठीक, तो डिजिटल नोमेड वह व्यक्ति होता है जो यात्रा करते हुए विभिन्न स्थानों पर रहते हुए प्रायः वैश्विक स्तर पर किसी निश्चित कार्यालय से बंधे बिना, ठीक है, मतलब ये बिना कार्यालय गए, बिना ऑफिस गए आराम से काम करता है। दूर से काम करने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाता है। डिजिटल नोमैड आमतौर पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन या कंसल्टिंग जैसे क्षेत्रों में कार्य करते हैं, और वे अस्थायी आवास जैसे कोवर्किंग स्पेस, कैफे या एयरबीएनबी जैसे अल्पकालिक किराए पर रहते हैं, ठीक। तो ये परिभाषा हो गई। इसके बाद डिजिटल नोमैड की वजह से समाज में क्या परिवर्तन आया कोविड के बाद या महामारी के पश्चात, उस पर नजर डालेंगे, ठीक। तो डिजिटल नोमैड और कार्य संस्कृति में बदलाव देखेंगे हम। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, दूरस्थ कार्य को मुख्य धारा में लाना, ठीक। जो व्यक्ति ऑफिस नहीं जा पा रहा है, लेकिन वो या उसकी स्थिति ऐसी नहीं है कि, ठीक, कि वो डेली ऑफिस जाकर काम कर सके, ठीक, तो उसके लिए ये बहुत सहज रूप से उसको कार्य उपलब्ध कराता है, ठीक। कोविड-19 महामारी ने दुनिया भर में संगठनों को दूरस्थ कार्य अपनाने के लिए मजबूर किया, ठीक है। ये वर्क फ्रॉम होम का कल्चर सबसे ज्यादा लाइट में कब आया है, कोविड के बाद ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि लोग ऑफिस न जाकर घर से ही काम करना प्रारंभ कर दिए, ठीक है। उसी की देन है ये डिजिटल नोमैड। इसकी व्यवहार से, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, प्रौद्योगिकी प्रगति। डिजिटल बुनियादी ढांचे में प्रगति, हाई स्पीड इंटरनेट, क्लाउड कंप्यूटिंग, जूम व स्लैक जैसे सहयोग उपकरण ने दूरस्थ कार्य को सहज बना दिया, ठीक। एमबीओ पार्टनर्स की रिपोर्ट डिजिटल नोमैड में 225% वृद्धि का श्रेय इन तकनीकी क्षमताओं को देती है, ठीक है, ठीक। अगला पॉइंट क्या है, कर्मचारियों की बदलती अपेक्षाएं, ठीक है। क्या है, कर्मचारियों की बदलती अपेक्षाएं। महामारी के बाद कर्मचारी पारंपरिक करियर पथों की तुलना में कार्य जीवन संतुलन, स्वायत्तता और गतिशीलता, ठीक है, को प्राथमिकता देते हैं। 2023 की एक रिपोर्ट है एयरबीएनबी, ठीक। इसमें क्या पाया गया है, सर्वेक्षण में शामिल 75% ग्राहक, कितने, 75% ग्राहक गैर घरेलू स्थानों से दूर कार्य में रुचि रखते थे, और 10%, कितने, 10% दीर्घकालिक प्रवास बुकिंग करता डिजिटल नोमैड के रूप में पहचाने गए, ठीक है, कितने, 10%, ठीक है। इसके बाद नीति एवं अवसंरचना समर्थन देखेंगे। इसमें क्या हो रहा है, सरकारों ने डिजिटल नोमैड को आर्थिक योगदानकर्ताओं के रूप में मान्यता दी है, ठीक है। इन्हें आर्थिक योगदान के रूप में भी मान्यता मिल चुकी है, इसको, डिजिटल नोमैड को, ठीक। 2020 से एस्टोनिया, बारबाडोस और पुर्तगाल सहित, कौन कौन से, एस्टोनिया, बारबाडोस, पुर्तगाल, सहित 50 से ज्यादा देशों ने डिजिटल नोमैड वीजा शुरू किया है। क्या किया है इन तीनों ने, इन तीनों देशों ने क्या किया है, वीजा, कैसा वीजा, डिजिटल नोमैड वीजा, डिजिटल नोमैड वीजा की शुरुआत की है, ठीक। सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रभाव। डिजिटल नोमैड का सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव क्या पड़ रहा है, इसकी चर्चा करेंगे हम। डिजिटल नोमैड स्वामित्व की तुलना में अनुभवों को महत्व देने की ओर एक बदलाव को दर्शाती है, जो गतिहीन जीवन शैली को चुनौती देती है। यद्यपि यह जेंट्रिफिकेशन
और अति पर्यटन के बारे में चिंताएं पैदा करता है, जैसा कि लिस्बन में देखा गया है, जहां बढ़ती किराए की लागत ने स्थानीय लोगों को विस्थापित कर दिया। ठीक है, इसके बाद निष्कर्ष में आप क्या डालेंगे? निष्कर्ष में लोकप्रियताओं के बावजूद, अपनी लोकप्रियताओं के बावजूद डिजिटल नोमैड जीवन शैली कई चुनौतियों का सामना करती है, जिसमें अकेलापन, अस्थिर आय, वीजा संबंधी जटिलताएं शामिल है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनके पास कमजोर पासपोर्ट होते हैं। जैसे 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 हाइब्रिड वर्क मॉडल प्रचलित हो रहे हैं, इस जीवन शैली की वृद्धि की रफ्तार भी धीमी पड़ रही है। ठीक है, ये अगले प्रश्न पर आते हैं हम। अगला प्रश्न क्या है? वैश्वीकरण के आगमन के साथ भारतीय पालन पोषण शैली, पेरेंटिंग स्टाइल में आए परिवर्तन की व्याख्या कीजिए। ठीक, क्या करना है इसमें? व्याख्या करना है। इसकी व्याख्या करना है, पेरेंटिंग स्टाइल या पालन पोषण शैली। ठीक है, कि वैश्वीकरण के बाद, वैश्वीकरण के साथ वैश्वीकरण, भारतीय पालन पोषण, भारतीय पालन पोषण शैली में बदलाव। ठीक है, तो इसकी हमें व्याख्या करनी है। ठीक, भारतीय पालन पोषण पर वैश्वीकरण का प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, पालन पोषण पर। ठीक, 1991 भारत के आर्थिक उदारीकरण के बाद तेजी से बढ़ते वैश्वीकरण ने पश्चिमी मूल्यों, डिजिटल मीडिया, आर्थिक अवसरों को जन्म देता है। ठीक है, 1991 के बाद जो वैश्वीकरण आता है, उसने क्या क्या प्रभाव भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसका? ठीक है, पश्चिमी मूल्यों का, डिजिटल मीडिया, आर्थिक अवसरों को जन्म दिया, जिससे पालन पोषण में निम्नलिखित रूप से बदलाव आया है। कौन कौन सा बदलाव है ये? आइए देखते हैं। अधिनायकवादी से आधिकारिक पालन पोषण की ओर बदलाव। इसमें क्या हो रहा है? मीडिया, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा और अंतर सांस्कृतिक संपर्कों के माध्यम से वैश्विक संपर्क ने पालन पोषण को एक आधिकारिक शैली की ओर मोड़ दिया, इसमें गर्मजोशी और अनुशासन का संतुलन बना हुआ है। ठीक, जैसे माता पिता खुले संवाद और भावनात्मक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करते हैं, जो फोस्टर क्लाइन द्वारा, एक फोस्टर क्लाइन नामक व्यक्ति हैं। ठीक है, उन्होंने पुस्तक लिखी है, उसका नाम क्या है? पेरेंटिंग विथ लव एंड लॉजिक। ठीक है, ठीक, इनकी पुस्तक ये है, पेरेंटिंग विथ लव एंड लॉजिक। जैसे वैश्विक बाल पालन दर्शन से प्रभावित है। ठीक है, व्यक्तित्व और स्वायत्तता पर जोर दे रहे हैं। वैश्वीकरण ने व्यक्तिवादी मूल्यों को बढ़ावा दिया है तथा माता पिता को बच्चों की विशिष्ट रुचियों और कैरियर विकल्पों का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित किया है। जैसे यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्मों के माध्यम से वैश्विक रोल मॉडल के संपर्क ने माता पिता को पारंपरिक शैक्षणिक केंद्रित लक्ष्यों से हटकर कला, खेल, उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में प्रतिभाओं को पोषित करने के लिए प्रेरित किया है। ठीक है, जैसे पहले हम लोगों के टाइम में क्या होता था कि शिक्षा पर अधिक जोर दिया जाता था, अधिक बल दिया जाता था। ठीक है, सब कुछ मतलब शिक्षा ही, उसमें कला। ठीक, और जैसे आजकल नए विकल्प आ चुके हैं कि आप मतलब खेल में भी आप अपना कैरियर बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों के टाइम क्या होता था, जैसे मध्यम वर्गीय परिवार में शिक्षा पर अधिक जोर दिया जाता था। ठीक है, उसके लिए एक कहावत भी होती थी, मतलब हम लोग को ऐसा समझाया जाता था कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। ठीक, तो आज नवाब बनने के लिए जरूरी नहीं कि हम पढ़ाई करें। ठीक है, नवाब से तात्पर्य ये है आर्थिक रूप से मजबूत। ठीक है, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर। नवाब का मतलब ये नहीं होगा कि आप
अवध के नवाब बन गया, जिस शहर से आप आते होंगे वहां के नवाब। नवाब से तात्पर्य है कि आप आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हैं, ठीक है। तो आज के पेरेंट्स भी इन सब चीजों को समझ रहे हैं और करके आ रहे अपने बच्चों को। सबसे पहले उनकी रुचि जानना चाह रहे हैं कि हाँ बेटा तुम्हारी किस क्षेत्र में रुचि है, तुम क्या करना चाहते हो। यदि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो ठीक है, तुम कोई किसी खेल से जुड़ सकते हो। खेल में क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, हॉकी, कुछ भी है, ठीक। और क्या कर सकते हो, कला में जैसे एक्टिंग के क्षेत्र में जा सकते हो। आजकल तो एक सबसे अच्छा माध्यम यूट्यूब आ गया है, ठीक है। इसके माध्यम से आप कुछ भी कर सकते हैं। यदि आपके अंदर कोई कला है, ठीक है, तो आपको ये प्लेटफॉर्म मिल चुका है, ठीक। आप इससे जुड़कर आर्थिक रूप से सक्षम हो सकते हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें वैश्वीकरण की बदौलत हमारे जीवन को प्रभावित कर रही हैं, ठीक है। डिजिटल मीडिया और प्रौद्योगिकी का प्रभाव, इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। वैश्वीकरण ने डिजिटल मीडिया को भारतीय घरों में ला दिया, जिससे माता पिता ब्लॉग, वेबिनार और सुपर नैनी जैसे शो के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय पेरेंटिंग रुझानों से अवगत हो रहे हैं। इससे स्क्रीन टाइम मॉनिटरिंग और डिजिटल साक्षरता शिक्षा में वृद्धि हुई है, जिससे तकनीकी के उपयोग के प्रति हस्तक्षेप दृष्टिकोण की जगह ले ली गई है। जैसे आजकल के पेरेंट्स करके आ रहे हैं यूएसए में शिकागो या कोई भी आप शहर ले लीजिए, ठीक। शिकागो शहर के ए मोहल्ले में, ये मोहल्ले के बी नाम के पेरेंट अपने बच्चों को कैसी शिक्षा दे रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, ठीक। तो वहां इंडिया में बैठा कोई व्यक्ति या इंडिया में बैठा कोई पेरेंट किसी शहर, मान लीजिए दिल्ली में है, दिल्ली के ओआरएन में, वो सब देखकर अपने बच्चों के लिए भी कर सकता है। यहाँ अमेरिका में एक बी नाम के कोई पेरेंट है, ठीक, तो अपने बच्चे को कैसी कैसी शिक्षा दे रहे हैं, ठीक। तो ये कुछ ऐसे शो हैं, ठीक, उसके माध्यम से उसको देखकर, ठीक, वो भी अपने बच्चों को उस तरीके की चीजें देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बदलती लैंगिक भूमिकाएं और पालन पोषण की गतिशीलता, वैश्वीकरण ने पारंपरिक लैंगिक मानदंडों को चुनौती दी है, ठीक, और समतावादी पेरेंटिंग को प्रोत्साहित किया है, ठीक है। विश्व बैंक की रिपोर्ट एक आई थी, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2022 तक महिलाओं की कार्यबल भागीदारी 30% से अधिक हो गई है, ठीक है। कितनी हो गई है, 30% से अधिक हो गई है, ठीक, जिससे सहयोगात्मक पालन पोषण आवश्यक हो गया है, ठीक। वैश्विक शिक्षा और बाल केंद्रित दृष्टिकोण से परिचय, ठीक। वैश्वीकरण ने मॉन्टेसरी और वॉल्डोर्फ जैसे बाल केंद्रित शिक्षा पद्धतियों को जन्म दिया है, जिससे माता पिता रटंत शिक्षा की बजाय, ठीक है, रटंत शिक्षा को अब रिप्लेस कर रहे हैं, क्या, समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करने लगे हैं, ठीक। अंतरराष्ट्रीय स्कूलों और वैश्विक पाठ्यक्रमों ने अभिभावकों को रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित किया है, ठीक है। एक और रिपोर्ट आई थी ASER की 2023 में, पाठ्येतर गतिविधियों जैसे कोडिंग, संगीत में अभिभावकों के निवेश में वृद्धि देखी गई है, जहां 45% शहरी, कितने, 45% शहरी अभिभावक अपने बच्चों को ऐसे कार्यक्रमों में नामांकित करा रहे हैं जो वैश्विक शैक्षिक रुझानों को दर्शाता है, ठीक। इसके बाद आप निष्कर्ष लिखते हुए अपना उत्तर समाप्त करेंगे, ठीक है। इसमें निष्कर्ष में क्या है, देखिए, वैश्वीकरण ने पालन पोषण के तरीकों को समृद्ध तो किया है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिए, जैसे कोई भी चीज आएगी, ठीक, या कोई भी चीज है तो उसके दो पहलू होंगे ही होंगे, ठीक है। यदि उससे आपको कुछ लाभ प्राप्त हो रहा है तो कहीं ना कहीं उससे आपको नुकसान भी पहुंचेगा, ठीक है। तो लाभ तो हमने देख लिया भाई, इसके नुकसान क्या देखते हैं, इससे चुनौतियां क्या क्या उत्पन्न हो रही हैं, ठीक। वैश्वीकरण ने पालन पोषण के तरीकों को समृद्ध तो किया है, ठीक है, लेकिन साथ ही चुनौतियां भी पेश की हैं, जैसे पारंपरिक और आधुनिक मूल्यों के बीच टकराव, दुविधाएं पैदा करता है, विशेषकर ग्रामीण इलाकों में। कहा, ग्रामीण इलाकों में जहां सामूहिक मानदंड कायम है। शहरी माता पिता वैश्विक आकांक्षाओं और संस्कृतियों की जड़ के बीच संतुलन बनाने के
दबाव का सामना करते हैं, जिसके परिणाम हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग या अति संलग्नता की स्थिति उत्पन्न हो रही है। ठीक है, जैसा बाल मनोवैज्ञानिक एक अनुराधा सेवानी करके हैं, उन्होंने बताया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने उत्तर को समाप्त करेंगे। ठीक, आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, क्या आप ऐसा सोचते हैं कि भारतीय समाज समावेशी नहीं है? ठीक, यहाँ आपको सीधा कीवर्ड यही मिल गया। ये क्या जानना चाह रहा है, भारतीय समाज में समावेशिता कितनी है, या भारतीय समाज कितना समावेशी है। ठीक, भारतीय समाज की समावेशिता। ठीक है, भारतीय समाज की समावेशिता। यदि भारतीय समाज का जिक्र हो रहा है तो आपके दिमाग में कुछ चीजें आ जानी चाहिए। पहले, सबसे पहले क्या आना चाहिए था, धर्म, संस्कृति, भाषा, रहन सहन कैसा है, खान पान कैसा है, वेशभूषा कैसी है। वेशभूषा से तात्पर्य किस राज्य में कैसी वेशभूषा है, इस राज्य का कैसा खान पान है, रहन सहन है, इस राज्य की कैसी भाषा है, कौन कौन से धर्म भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, संस्कृति क्या है। ठीक, तो जैसे भारतीय समाज का जिक्र हुआ आपके सामने, तो ये कुछ चीजें आपके दिमाग में अनायास ही आ जाती होंगी। ठीक है, कि हमें किस पर बात करनी है, भारतीय समाज आया है कहीं, ठीक है, भारतीय समाज की बात की जा रही है, सबसे पहले हमारे दिमाग में आएगा धर्म, आएगा कि यहाँ भारत में कौन कौन से धर्म है। धर्म में भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, ये सब धर्म। ठीक है, फिर भाषा, भाषा से मतलब ये कि उत्तर में कौन, उत्तरी राज्य में कौन कौन सी भाषाएं बोली जा रही हैं, दक्षिणी राज्यों में कौन कौन सी भाषाएं बोली जा रही हैं। ठीक, खान पान की बात की जा रही है, जैसे आप देख रहे होंगे कि आपको दिल्ली में रहते हुए भी वड़ा पाव आसानी से मिल जा रहा है। ठीक, वड़ा पाव जबकि है कहाँ का, महाराष्ट्र, मुंबई का। ठीक है, लेकिन वो आपको बिल्कुल आराम से दिल्ली में मिल जाता है। ठीक, वहीं एक और खान पान, लिट्टी चोखा देखे होंगे, लिट्टी चोखा, बाटी चोखा। ठीक, तो उसको खाने के लिए आपको बिहार नहीं जाना पड़ेगा, पटना नहीं जाना पड़ेगा, वो आपकी दिल्ली में भी उपलब्ध है। ठीक है, तो खान पान हो गया। वेशभूषा कैसी है, जैसे वेशभूषा में आप देखेंगे क्या, राजस्थान में जैसे कुछ लोग दिख जाते होंगे पगड़ी उगड़ी लंबी चौड़ी बांधे, ठीक, ऊँट के साथ। कुछ महिलाएं दिख रही होंगी वो पोशाक और घाघरा क्या पहन के। ठीक है, कहीं आपको, तो इस तरीके की चीजें हमारे दिमाग में अनायास ही आ जाती है। ठीक है, जिन्हें की हम चर्चा करेंगे, तो आइए थोड़ा विस्तार पूर्वक देखते हैं। ठीक, भारतीय समाज को प्राय उसकी विविधता के लिए सराहा जाता है। ठीक है, अनेकता में एकता, अनेकता में एकता क्या है, भारतीय समाज की मूल पहचान है। भारतीय समाज मूल पहचान नहीं है, अनेकता में एकता। ठीक है, इसमें अभी हमने जिक्र किया क्या, जाति समूहों, भाषाओं, धर्मों और सांस्कृतिक प्रथाओं के साथ भारत का सामाजिक ताना बाना स्वाभाविक रूप से बहुलवादी है। ठीक है, एक जैसी भाषा नहीं है भारत में। ठीक है, भारत का संविधान समानता, न्याय और बंधुत्व के सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। ठीक, एक ये समानता, न्याय और बंधुत्व, ये क्या है, भारतीय संविधान का सिद्धांत है। सिद्धांत है। ठीक है, तो देखते हैं भारतीय समाज में समावेशिता के पहलू। ठीक, सबसे पहले एक पहला बिंदु क्या है, संवैधानिक सुरक्षा उपाय। ठीक, संवैधानिक सुरक्षा उपाय की बात करेंगे हम। इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें शामिल हैं,
भारतीय संविधान सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। किसको? सभी नागरिकों को। ठीक। धर्म, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। ठीक है, ये आर्टिकल क्या है? 14 से 18 के बीच में। ठीक। किसके आधार पर? धर्म, जाति, लिंग और जन्म के स्थान के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है। ठीक। शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में आरक्षण के माध्यम से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए विशेष प्रावधानों का उद्देश्य ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों के उत्थान का उत्थान करना है। ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए क्या देखेंगे आप? आरक्षण नीति ने विधानसभाओं में एससी और एसटी का अत्यधिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए, ठीक, और लोकसभा में देखिए क्रमशः 84 और 47 सीटें आरक्षित हैं। ठीक है। सांस्कृतिक और धार्मिक सह अस्तित्व। भारत का बहुलवादी लोकाचार धार्मिक और सांस्कृतिक समुदायों के बीच सहिष्णुता और आपसी सम्मान को बढ़ावा देता है। ठीक है। जैसे आप भारत में क्या कर रहे हैं? दिवाली भी मना रहे हैं, ईद भी आप मनाते हैं, क्रिसमस भी मना रहे हैं और वैसाखी भी मना रहे हैं, गुरु नानक जयंती मना रहे हैं। ठीक है। जयंती जैसे त्योहार देश भर में मनाए जाते हैं। ठीक। आर्थिक और सामाजिक नीतियां क्या? प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, जन धन योजना और डीबीटी, सरकारी पहलों को वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है। इन योजनाओं ने गरीबी में उल्लेखनीय कमी की है। ठीक। इन योजनाओं के माध्यम से गरीबी में कमी आई है। और बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2018 के अनुसार 2005 और 6 और 15-16 के बीच लाखों लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर हो चुके हैं। ठीक। अंतरजातीय विवाह। भारतीय समाज में समावेशिता का एक और बिंदु क्या है? एक और कारक क्या है? अंतरजातीय विवाह। अंतरजातीय विवाह विशेष रूप से सामाजिक आर्थिक समानता वाली जातियों में, ठीक है, धीरे धीरे वृद्धि हुई है, जो सामाजिक एकीकरण का संकेत है। किसका संकेत है? सामाजिक एकीकरण का संकेत है। ठीक। शहरीकरण और शिक्षा ने ऐसे विवाहों को सुगम बनाया है और पारंपरिक जातिगत बाधाओं को चुनौती दी है। ठीक है। भारतीय समाज पर हाशिए में डालना और अन्यकरण। जाति आधारित भेदभाव। वैदिक वर्ण व्यवस्था में निहित जाति व्यवस्था निम्न जातियों विशेषकर एससी एसटी अनुसूचित जातियों को हाशिए पर धकेलती रही है। ठीक है। अस्पृश्यता की प्रथा यद्यपि गैर कानूनी है, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी जारी है। ठीक है। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम और अत्याचार निवारण अधिनियम का उद्देश्य इन मुद्दों का समाधान करना है। ठीक है। उदाहरण इसका देख लीजिए, जैसे दलितों पर या अनुसूचित जातियों पर अत्याचार, जैसे कि 2016 में गुजरात के ऊना में कोड़े मारने की घटना प्रकाश में आई थी। ठीक है। कोड़े मारने की घटना। ठीक। अनुसूचित जनजातियों का हाशिए पर डालना। भारत की आबादी का लगभग 10वां हिस्सा, कितना? 10वां हिस्सा बनाने वाली एसटी अपने जाति और भौगोलिक अलगाव के कारण संरचनात्मक भेदभाव का सामना करती हैं। ठीक है। उनके पास प्रायः भूमि, जंगल, जल संसाधनों तक पहुंच नहीं होती, जिससे गरीबी और खराब स्वास्थ्य के परिणाम सामने आते हैं। ठीक। लैंगिक असमानताएं। इसमें क्या है? महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में प्रणालीगत बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। लिंग साक्षरता का अंतर काफी कम है, हो रहा है, फिर भी महत्वपूर्ण बना हुआ है। जैसे केरल में देखिए 90% साक्षरता दर है। कितना? 90% केरल में। वहीं बिहार में कितनी है साक्षरता दर? लगभग 60%। ठीक है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा, जिसमें ऑनर किलिंग और दहेज संबंधी मौतें शामिल हैं। ठीक। पितृसत्तात्मक अन्यीकरण को दर्शाते हैं। धार्मिक अल्पसंख्यक। एक इतिहासकार हैं विपिन चंद्रा, वो सांप्रदायिकता को परिभाषित करते हैं। कैसे? किस रूप से? इस विश्वास को बढ़ावा देती है कि धार्मिक समूहों के अलग अलग सामाजिक राजनीतिक हित होते हैं, जिससे तनाव पैदा होता है। अल्पसंख्यक विशेष रूप से मुस्लिम राष्ट्र विरोधी होने की रूढ़िवादिता के माध्यम से अन्यीकरण का सामना करते हैं। एक सच्चर समिति आई थी, ठीक है,
उसके माध्यम उसके तहत क्या था, सच्चर समिति ने अन्य समुदायों की तुलना में शिक्षा और रोजगार तक कम पहुंच के साथ उनके सामाजिक आर्थिक अभाव को उजागर किया है। ठीक है, ठीक। शहरीकरण के अवसर प्रदान करते हुए महानगरों में गरीबों को हाशिए पर डाल दिया है। ठीक है, झुग्गी झोपड़ियां, आवास की कमी और सामाजिक असमानताएं बहिष्कार को बढ़ावा देती हैं। जैसे मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में आपने देखा होगा स्लम एरिया बहुत ज्यादा है। स्लम में झुग्गी झोपड़ियां आपने देखा होगा। ठीक, जैसे शहरों में देखा गया है जहां प्रवासी श्रमिकों को अनिश्चित जीवन स्थितियों का सामना करना पड़ता है। ठीक, अब आप कोई मूवी या वेब सीरीज देखते होंगे जिसमें अभी शायद एक वो सुनील शेट्टी की आई थी धरावी बैंक। ठीक, तो उसमें ये ऐसे स्लम एरिया वगैरह दिखाता है। ठीक, वहां से आप देख सकते हैं। फिर निष्कर्ष, निष्कर्ष लिखते हुए आप अपने उत्तर का समापन करेंगे। ठीक है, निष्कर्ष में क्या डालेंगे आप, जैसे एक उदाहरण ले सकते हैं इनका, प्रोफेसर टी के ओमन का। ठीक है, इन्होंने तर्क दिया, क्या तर्क दिया है कि सामाजिक समावेशन एक अपेक्षाकृत नई अवधारणा है जिसमें बहिष्कार प्रायः सामाजिक पदानुक्रम में अंदरूनी और बाह्य लोगों के बीच संघर्ष से उत्पन्न होता है। ठीक है, वही एक अन्य विचारक या व्यक्ति कौन है, योगेंद्र सिंह ने अपनी पुस्तक में भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण में लिखा है कि आधुनिकीकरण जहां कुछ पारंपरिक बाधाओं को समाप्त करता है, वहीं इसने बहिष्कार के नए रूप भी पैदा किए, जैसे शहरी ग्रामीण विभाजन और आर्थिक असमानताएं। ठीक है, चलिए आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला प्रश्न क्या है, व्यक्तिगत एवं सामाजिक क्षेत्र में मौजूद महिला सशक्तिकरण संबंधी प्रमुख बाधाओं को स्पष्ट कीजिए। क्या करना है हमें, सबसे पहले कीवर्ड निकाल लेना है। कीवर्ड हम किसको बनाते हैं, महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण। ठीक, महिला सशक्तिकरण, इसके लिए क्या करना है, एक तो व्यक्तिगत क्षेत्र या व्यक्तिगत आधार पर ठीक, और दूसरा सार्वजनिक, सार्वजनिक क्षेत्र में। ठीक, प्रमुख बाधाएं बतानी है। ठीक है, कि महिला सशक्तिकरण में व्यक्तिगत आधार पर कौन सी बाधाएं हैं। ठीक, और सार्वजनिक क्षेत्र में कौन कौन सी बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। ठीक है, ठीक है, व्यक्तिगत क्षेत्र में क्या क्या बाधाएं हैं, देखिए, पितृसत्तात्मक मानसिकता और सामाजिक मानदंड। ठीक है, ठीक, पहला क्या है, पितृसत्तात्मक समाज। आज भी हमारे समाज में क्या है, जो पिता है वही मुखिया होगा। घर का मुखिया कौन होगा, पिता होगा। ठीक, इसके ना रहने पर या इसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर माता मुखिया नहीं बनती, मुखिया कौन बनता है, बड़ा भाई। ठीक, बड़ा भाई। ठीक है, यदि मान लीजिए कोई महिला है या महिला है, ठीक, विवाह के पहले कहाँ घर में उसके संरक्षण के रूप में कौन कौन होते हैं, उसके पिता होते हैं, संरक्षक करता। ठीक है, पिता के बाद कौन, भाई। ठीक, फिर जैसे उसका विवाह होता है तो अपने ससुराल जाती है, वहां उसका संरक्षक कौन बनता है, उसका पति। ठीक, तो इस तरीके से देखिए कि ये पितृसत्तात्मक जो समाज है वो हर तरीके से महिलाओं को प्रभावित ही कर रहा है। ठीक है, उनको स्वतंत्रता एक तरीके से देखिए तो ना के बराबर मिल पाती है, मतलब स्वतंत्र होकर निर्णय नहीं ले पाती है, चाहे वो कामकाजी महिलाएं हों, कामकाजी महिलाएं हों, चाहे गृहिणी हो, गृहिणी। ठीक है,
इसमें मैंने अपने कई ऐसे मित्रों को भी देखा है जिनकी वाइफ तो जॉब कर रही है लेकिन उनका एटीएम कार्ड उनके पति के पास ही होता है, मतलब मेरे मित्रों के पास ही होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं, तो भले वो कामकाजी महिलाएं क्यों ना हो, ठीक, कहीं ना कहीं वो भी इसमें अभी बंधी हुई हैं। ठीक है, तो क्या है, पितृसत्तात्मक मानसिकता और सामाजिक मानदंड। गहराई से जड़ जमाए पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण महिलाओं को पारंपरिक भूमिकाओं तक सीमित रखते हैं, जिससे विवाह, प्रसव, पारिवारिक विधि जैसे मामलों में उनके निर्णय लेने की शक्ति सीमित हो जाती है या लगभग ना के बराबर नगण्य होती है। ठीक, यदि आपके परिवार में कोई निर्णय लिया जा रहा है, ठीक, तो उसमें आपके पिता होंगे, आपके बड़े भाई होंगे या परिवार के अन्य पुरुष होंगे, लेकिन उसमें आपकी माता का या आपकी पत्नी का या आपकी बहन की भूमिका लगभग ना के बराबर होगी। ठीक है, कई भारतीय घरों में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे व्यक्तिगत आकांक्षाओं की तुलना में घरेलू जिम्मेदारियों को प्राथमिकता दें, मतलब वो चूल्हे चौके में ही फंसी रहे। ठीक है, चूल्हे चौके में ही फंसी रहे। ठीक है, भले वो कितना पढ़ी लिखी क्यों ना हो, लेकिन उनको क्या ऐसी ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी क्या मानसिकता बनी हुई है, उनको जॉब नहीं करने देना है। ठीक है, तो कई पुरुषों की भी ऐसी मानसिकता होती है कि अच्छा मैं अपनी पत्नी की कमाई खाऊंगा क्या, तो ये गलत है। ठीक है, ठीक, उदाहरण के लिए देखिए, अब दहेज प्रथा महिलाओं की गरिमा को लगातार कमजोर कर रही है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार 2021 में दहेज से संबंधित लगभग 6000 से अधिक मौतें हुई। 6000 से अधिक। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है, घरेलू हिंसा और सुरक्षा संबंधी चिंताएं। घरेलू हिंसा व्यक्तिगत जीवन में महिलाओं के सशक्तिकरण में एक व्यापक बाधा बनी हुई है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 इस मुद्दे को स्वीकार करता है। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने 2019-20 में और 19-20 से 2020-21 तक घरेलू दुर्व्यवहार और दहेज उत्पीड़न के मामलों सहित शिकायतों में 1/4 की वृद्धि दर्ज की है। ठीक है, महिलाएं प्रायः सामाजिक कलंक या प्रतिशोध के डर के कारण चुप रहती हैं, जैसा कि उन मामलों में देखा गया जहां पीड़ित पारिवारिक दबाव के कारण दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करने में झिकझिकाते हैं। ठीक है, शिक्षा और स्वास्थ्य तक पहुंच का अभाव। ठीक, शिक्षा और स्वास्थ्य सशक्तिकरण के आधार हैं। ठीक है, सशक्तिकरण के आधार हैं ये। तो शिक्षा, महिलाओं को हम शिक्षित बना देंगे तो सशक्त हो जाएंगी। दूसरा, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे हम। ठीक, फिर भी असमानताएं बनी हुई हैं। भारत में महिला साक्षरता दर 70%। कितनी है साक्षरता दर? 70%। ठीक, जो पुरुष साक्षरता दर 84% से काफी कम है। बिहार और राजस्थान जैसे राज्य और भी पिछड़े हैं, जहां कम उम्र में विवाह, आर्थिक अभाव लड़कियों की शिक्षा को सीमित करती है। कुपोषण और अपर्याप्त मातृ स्वास्थ्य सेवा जैसी स्वास्थ्य चुनौतियां कमजोरियों को और बढ़ा रही हैं। ठीक है, ठीक, ये तो था क्या व्यक्तिगत क्षेत्र में बाधाएं क्या क्या है महिलाओं के सशक्तिकरण में, महिला सशक्तिकरण में। अब आइए सार्वजनिक क्षेत्र में बाधाएं देखते हैं क्या क्या है। कम श्रम बल भागीदारी। भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर मात्र 37% है। कितना है? मात्र 37%, जबकि वैश्विक औसत 47% है। ठीक है, महिला को मातृत्व दंड का सामना करना पड़ता है, जहां देखभाल की जिम्मेदारियां रोजगार के अवसरों को कम कर देती हैं। विश्व बैंक के अनुसार भारतीय महिलाएं सकल घरेलू उत्पाद में केवल 1/6 हिस्सा ही योगदान देती हैं, जो चीन के 40% से कम है। चीन में कितना है यह महिलाओं का योगदान? 40%।
तो हमारे यहाँ लगभग 6%। विशेषकर ग्रामीण महिलाएं सीमित अवसरों और सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण शहरी महिलाओं की तुलना में तेजी से कार्यबल से बाहर हो रही हैं। ठीक, राजनीतिक और नेतृत्वकारी भूमिकाओं में कम प्रतिनिधित्व है महिलाओं की। ठीक, लैंगिक संवेदनशील नीतियों को आकार देने के लिए राजनीतिक सशक्तिकरण महत्वपूर्ण है, फिर भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है। ठीक है, जैसे इसी बार देख लीजिए हमारे वर्तमान सरकार में महिलाओं की भूमिका कितनी है। ठीक है, महिला आरक्षण विधेयक 2023 में जिसमें विधायिकाओं में 33% आरक्षण की बात कही गई थी, मतलब महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया था। ठीक है, उसके बावजूद 2024 में लोकसभा सदस्यों में मात्र 15% महिलाएं, 15% से भी कम महिलाएं हैं थी। ठीक है, पार्टी के भीतर लोकतंत्र का अभाव और पितृसत्तात्मक राजनीतिक संरचनाएं महिला नेतृत्व को बाधित करती हैं। ठीक, एक पॉइंट और है, सार्वजनिक स्थानों पर लिंग आधारित हिंसा। ठीक, सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा संबंधी चिंताएं महिलाओं की गतिशीलता और भागीदारी में बाधा डालती हैं। ठीक, एनसीआरबी ने 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के 4 लाख मामले दर्ज किए हैं। कितने मामले हैं? 4 लाख मामले। ठीक, भारत में मीटू आंदोलन, भारत में #मीटू आंदोलन चला था। मीटू आंदोलन ने कार्यस्थलों पर व्यापक यौन उत्पीड़न को उजागर किया है, फिर भी व्यवस्थागत बदलाव धीमा बना हुआ है और नौकरशाही बाधाओं के कारण कई मामले अनसुलझे रह गए हैं। ठीक, उसके बाद आप निष्कर्ष में क्या बता देंगे? यद्यपि सरकारी योजनाएं, ठीक, संवैधानिक उपाय, कानूनी ढांचे एक आधार प्रदान करते हैं, किसके लिए? महिला सशक्तिकरण के लिए। महिला सशक्तिकरण के लिए ठीक सरकारी योजना भी लाई गई है, संवैधानिक प्रावधान भी है और कुछ कानून भी बनाए गए हैं। इसके बावजूद भी महिलाओं की स्थिति अभी वैसी की वैसी बनी हुई है। ठीक है, उसमें विशेष परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, प्रधान, लेकिन कार्यान्वयन में कमी और सामाजिक दृष्टिकोणों के कारण उनकी प्रभावशीलता सीमित हो जाती, जैसा स्वामी विवेकानंद ने कहा था। क्या कहा था? किसी पक्षी का केवल एक पंख से उड़ना असंभव है। ठीक है, यदि हमें अपने राष्ट्र की या अपने देश की या अपने शहर की कहीं का भी विकास करना है, ठीक, तो उस गाड़ी के दोनों पहियों का एक जैसा होना अनिवार्य है। ठीक है, जब तक गाड़ी के दोनों पहिए बराबर नहीं होंगे, उनमें समानता नहीं होगी, तो विकास संभव नहीं है। ठीक, ठीक है, उन्होंने समग्र विकास के लिए लैंगिक समानता की आवश्यकता पर बल दिया। ठीक, 2047 तक एक सशक्त समतामूलक भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए शिक्षा, कानूनी सुधारों और सामाजिक मानसिकता में बदलाव सहित एक समन्वित प्रयास अनिवार्य है। ठीक, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? यद्यपि भारत राज्यों के रूप में राजनीतिक इकाइयों से बना है, ठीक, किंतु ये इकाइयां स्वयं विशिष्ट सांस्कृतिक इकाइयां रही हैं। ठीक, दिए गए कथन के संदर्भ में उन कारकों को सूचीबद्ध कीजिए जो भारतीय राज्यों को राजनीतिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं के समूह के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्या है? यद्यपि भारत राज्यों के रूप में राजनीतिक इकाइयों से बना है, किंतु ये इकाइयां स्वयं विशिष्ट सांस्कृतिक इकाइयां रही हैं। दिए गए कथन के संदर्भ में कारकों को सूचीबद्ध कीजिए जो भारतीय राज्यों को राजनीतिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं के समूह के रूप में प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, ठीक, इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे हम? भाषाई विविधता। ठीक, भाषाई विविधता, जैसे भाषा की बात की जाए तो जैसे 8वीं अनुसूची में, ठीक, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। ठीक है, 22 भाषाएं शामिल हैं 8वीं अनुसूची में। ठीक, इन भाषाओं में बोलियों की एक विस्तृत श्रृंखला है। भाषाएं कितनी हैं? 22। ठीक है, और
बोलियां कितनी है? उन्नीस हजार पाँच सौ, 19,500 के आसपास, 19,500 से अधिक बोलियां बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे उत्तरी राज्यों में हिंदी मुख्य भाषा के रूप में बोली जाती है, जबकि तमिलनाडु में तमिल मुख्य भाषा है। यह भाषाई विविधता प्रत्येक क्षेत्र के विशिष्ट साहित्य और मौखिक परंपराओं के समृद्ध ताने बाने में योगदान देता है। ठीक, जैसे इसके लिए भाषा का जिक्र हो रहा है तो एक मुझे कहावत याद आ रही है। जैसे हम लोग बचपन में सुनते थे कि हमारे दादाजी लोग क्या बोलते थे, कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर बानी। ठीक है, तो 1 कोस पर आपका पानी बदल जा रहा है। ठीक, और जैसे आप 4 कोस पहुंचेंगे, अब डिस्टेंस इसकी एग्जैक्ट किलोमीटर या मीटर में देख लीजिएगा आप लोग। ठीक, 4 कोस पर वाणी बदल रही है। वाणी से तात्पर्य है बोली। ठीक, जैसे बिहार का उदाहरण लीजिए, बिहार में कहीं भोजपुरी बोली जा रही है किसी राज्य में, मतलब किसी जिले में, वहीं कहीं मैथिली बोली जा रही है राज्य एक ही, लेकिन भाषाएं देखिए कितनी हो गई बोलियां, भोजपुरी, मैथिली, मगही। ठीक, बिहार में तीन चार बोलियां बोली जा रही हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में देखिए, कहीं अवधी बोली जा रही है, ठीक, कहीं भोजपुरी, कहीं कौरवी, ठीक, कहीं ब्रज, कहीं बुंदेली। ठीक, ऐसे कर करके एक ही राज्य में लगभग 5 से 6 बोलियां बोली जा रही हैं। ठीक, ये तो जिलों की बात कर रहे हैं। अब वहाँ जिला स्तर पर, फिर गांव स्तर पर देखिए कितना बदलाव हुआ होगा, या कई बोलियां बोली जा रही होंगी। ठीक है, तो पहले क्या थी, भाषाई विविधता हमने देख ली। धार्मिक विविधता, जैसे भारत दुनिया के सबसे धार्मिक रूप से विविध देशों में से एक है। ठीक है, प्यू रिसर्च सेंटर का अनुमान है कि लगभग 80% आबादी, कितनी आबादी, 80% आबादी किसकी है, हिंदुओं की है। ठीक, लगभग 13% आबादी किसकी है, मुस्लिमों की। ठीक, ईसाइयों की आबादी कितनी है, लगभग 2.3%। सिख 1.9%। उसके बाद अन्य कौन हो गए, जैन, बौद्ध। ठीक है, प्रत्येक धर्म राष्ट्रीय संस्कृति में विशिष्ट त्योहारों, अनुष्ठानों और सांस्कृतिक प्रथाओं का योगदान देता है। ठीक, पंजाब एक सिख बाहुल राज्य है, जहां बैसाखी जैसे त्योहार फसल कटाई के समय खुशी के रूप में मनाए जाते हैं। ठीक है, इसके विपरीत केरल में कौन, किस धर्म की आबादी सबसे अधिक है, ईसाई। ठीक है, केरल में सबसे ज्यादा ईसाई हैं, जो ओणम और क्रिसमस जैसे त्योहार मनाती है। ठीक, तो अनोखे रीति रिवाज और पाक परंपराओं को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, पाक कला विविधता, पाक कला से तात्पर्य आपका खान पान भोजन। ठीक, खान पान, जैसे इसका जिक्र हमने पहले किया, जैसे महाराष्ट्र का बड़ा पाव या बिहार का लिट्टी चोखा। ठीक, भारत का पाक कला परिदृश्य राज्य दर राज्य नाटकीय रूप से भिन्न है, जो स्थानीय सामग्री, जलवायु, सांस्कृतिक प्रथाओं से प्रभावित होता है। जैसे महाराष्ट्र अपने स्ट्रीट फूड के लिए जाना जाता है। ठीक है, मुंबई में आपने सुना होगा स्ट्रीट फूड। ठीक है, बड़ा पाव महाराष्ट्र में अपने स्ट्रीट फूड जैसे बड़ा पाव के लिए जाना जाता है, जबकि बिहार लिट्टी चोखा जैसे पारंपरिक व्यंजन प्रदान करता है। ठीक, वहीं आंध्र प्रदेश, दक्षिण राज्यों में हैदराबादी बिरयानी, ठीक, हैदराबादी बिरयानी जैसे व्यंजन स्थानीय मामलों के साथ मुगल प्रभाव को दर्शाते हैं। जैसे आप याद कर पा रहे हैं, जैसे लखनऊ में चिकन खाया भी जाता है और पहना भी जाता है। ठीक, पहनने के लिए क्या है, एक चिकनकारी, एक बुनाई से संबंधित कला है। ठीक, जिसके कुर्ते वगैरह आते हैं, चिकन कुर्ता। ठीक, तो लखनवी लोग बड़े गर्व से के साथ कहते हैं कि हमारे यहाँ चिकन खाया भी जाता है और चिकन पहना भी जाता है। ठीक,
खाद्य इतिहासकार कौन है? डॉक्टर पुष्पेश पंत के अनुसार भारतीय व्यंजन अपनी सांस्कृतिक विविधता का प्रतिबिंब है। प्रत्येक व्यंजन अपने क्षेत्र के इतिहास और लोगों के बारे में कहानी कहता है। ठीक, उनका शोध इस बात पर जोर देता है कि भोजन कैसे एक एकीकृत कारक और क्षेत्रीय पहचान का प्रतीक दोनों के रूप में कार्य करता है। ठीक, कलात्मक अभिव्यक्तियां देखेंगे हम। ठीक, इसमें क्या, जैसे तमिलनाडु का भरतनाट्यम, ठीक, नृत्य की बात कर रहे हैं, कल तमिलनाडु का भरतनाट्यम। ठीक, कथक कहाँ होता है? कथक कहाँ का नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। केरल कथकली। ठीक, जैसे शास्त्रीय नृत्य शैलियां स्थानीय परंपराओं में निहित विशिष्ट शैलियों का प्रदर्शन करती हैं। जैसे भांगड़ा देखिए पंजाब का, गरबा गुजरात का। जैसे अभी नवरात्रि आएगी तो आप देखेंगे कि ये तो गरबा कहाँ का है? गुजरात का है। ठीक, मुख्यतः ये गुजरात का नृत्य है, लेकिन नवरात्रि के टाइम आप देखेंगे जगह जगह पर गरबा या दांडिया। ठीक, इसमें महिला पुरुष साथ में दो डंडी लेकर ऐसे नृत्य करते हैं। ठीक है, तो ये लगभग आज हर शहर में, भारत के हर शहर में ये गरबा देखने को मिल जाएगा नवरात्रि के टाइम। ठीक है, और सबसे ज्यादा इधर, ठीक, जैसे लोक नृत्य क्षेत्रीय त्योहारों और समारोहों का अभिन्न अंग है। संगीत की समृद्ध परंपरा शास्त्रीय से लेकर लोक तक विभिन्न शैलियों में फैली हुई है, जिसमें प्रत्येक राज्य के विशिष्ट वाद्य यंत्र क्षेत्रीय ध्वनियों में योगदान करते हैं। उदाहरण के लिए पंजाब में ढोल का प्रयोग, दक्षिण भारत में वीणा की मधुर धुन, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक, फिर अंत में निष्कर्ष में क्या लिखेंगे आप? भारतीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण से पता चला है कि विभिन्न राज्यों में सांस्कृतिक गतिविधियों में भागीदारी में काफी भिन्नता है। केरल जैसे स्थानीय कलाकारों और त्योहारों के लिए मजबूत सरकारी समर्थन के कारण पारंपरिक कलाओं में काफी सक्रियता दिखाते हैं। ठीक, इस प्रकार यह कथन की भारतीय राज्य विशिष्ट सांस्कृतिक इकाइयां हैं। देश भर में मौजूद भाषाई, धार्मिक, पाक कला और कलात्मक विविधता का विश्लेषण करने पर सही साबित होता है, सिद्ध करता है। ठीक है, यह विस्तृत श्रृंखला न केवल क्षेत्रीय पहचानों को परिभाषित करती है, बल्कि भारत की समग्र राष्ट्रीय पहचान विविधता के बीच एकता में भी योगदान देती है। जैसा कि समाजशास्त्री डॉक्टर आशीष नंदी जी ने कहा है कि भारत में विविधता को सिर्फ सहन नहीं किया जाता, बल्कि उसका जश्न भी मनाया जाता है। ठीक है, किसका? भारतीय विविधता में सिर्फ सहन नहीं किया जाता, उसका जश्न मनाते हैं। भारत के भीतर विभिन्न संस्कृतियों के बीच चल रहा संवाद इसके सामाजिक ताने बाने को आकार देता है और ऐसे वातावरण को बढ़ावा देता है जहां विभिन्न पहचानें सामंजस्यपूर्ण ढंग से सह अस्तित्व में रहती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा इसका इंडियन सोसाइटी का डिस्कशन। ठीक है, हम मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।